गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 4000 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आपके टोटल 20 चैप्टर्स होंगे और हर एक 20 चैप्टर्स में आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ में ही इस आपके पैकेज के साथ आपको 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे, जिसमें 2 बुक्स आपको एज इट इज़ फ्री मिलेंगी। ये ऑफर रहेगा, आज लास्ट डेट है 20 अप्रैल तक। मात्र 299 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको करना है मैसेज। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2021 का ये पेपर स्टार्ट किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के लिए और आल्सो एसपी के लिए। चलो, तो हमने कर लिए 30 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को थोड़ा सा मैं करता हूँ यहाँ पे जूम। ओके, नाउ स्टार्ट। द फंक्शन ऑफ द ट्रैकल हेयर्स इज टू। ट्रैकल हेयर्स के बारे में फंक्शन पूछा गया है। पास आउट म्यूकस, पास म्यूकस इन, पास एयर आउट या पास एयर इन। तो आपको देखो, जहाँ पर भी ट्रैकिया लगा हो या हेयर्स हो, सिलिया हो, तो वो कुछ चीज़ ना हार्ड चीज़ को आगे पुश या पुल करेंगे। ठीक है, यानी एयर का तो कोई फंडा यहाँ पर होगा नहीं। अब बताओ, अभी मैंने हिंट दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पास आउट म्यूकस। म्यूकस को बाहर निकालने के लिए ट्रैकल हेयर्स यूजफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड इज एक्सक्रिटेड बाय। क्या बोला है? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स इज एक्सक्रिटेड एज। देखो, आपसे को पता होगा, कुछ हम नाइट्रोजनस बेस्ड पढ़ते हैं जो कि कुछ ऑर्गन्स के द्वारा निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अमोनियटालिक, जो कि अमोनिया को सीक्रेट करते हैं। कुछ होते हैं आपके यूरियोटालिक, जो कि यूरिया को सीक्रेट करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। कुछ होते हैं यूरिकोटैलिक, जो कि मोस्टली हम बोलते हैं यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए। यूरिक एसिड को पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया को सबसे ज़्यादा होती है। अमोनिया को लगभग 400 से 500 लीटर पानी चाहिए अगर उसको बाहर निकालना है तो। इसलिए ये मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, उनमें उनमें होता है। वो होते हैं अमोनियटालिक, जैसे फिशेस वगैरह। तो इधर एक नाइट्रोजन बेस्ड है जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमीन है। ये भी काफ़ी होता है। तो ये किसके अंदर होता है? मैराइन फिशेज में, फ्रेश वाटर फिशेज में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। तो मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ, एक हिंट देता हूँ मैं। हिंट ये है कि ट्राई मिथाइल अमीन को भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है बाहर निकालने के लिए। तो रेप्टाइल्स तो बर्ड्स तो होंगे नहीं, मैराइन फिशेज या फ्रेश वाटर फिशेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैराइन फिशेज। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 33, when the SA node does not initiate any impulse for the heartbeat, it results in। देखो, आपसे क्या पता होगा, SA नोड इज आल्सो कॉल्ड स्पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो कि सबसे पहले करंट यानी इंपल्स जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? तो उसके अंदर कुछ टाइप के फनी चैनल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ICN, फनी चैनल, जो कि स्पेशल टाइप के चैनल होते हैं। देखो, फनी चैनल उनको हम फनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल हमारे जितने भी चैनल होते हैं वो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। बट वो नेगेटिव पर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अलग फंडा है, इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे नोड काम ना करे तो क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्ट फेलियर। देखो, हार्ट ब्लॉक जो होता है ये होता है थ्रोम्बस के कारण। थ्रोम्बस क्या होता है? यानी आपके जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनके ऊपर है, अगर कोलेस्ट्रॉल या किसी भी आपका किसी भी चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल का थ्रोम्बस हो या हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी हो, उसकी वजह से अगर ब्लॉक हो रहा है तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। या तो सर्कुलेटरी अरेस्ट बोलते हैं। सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है कि आपकी जो लाइनिंग होती है आर्टरीज की या वीनस की, वो पतली हो जाना, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसको सर्कुलेटरी अरेस्ट है। और सर्कुलेटरी शॉक। राइट आंसर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी ब्लड ही नहीं मिलेगा हार्ट को, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा है। व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में हो तो वो कैसा चार्ज होता है? देखो, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पर -70 MB का बोल्ट होता है, आपको पता होगा, -70 MB। और जैसे ही मेमोरी पोटेंशियल पॉजिटिव होता है यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, आपका +60 तक आपका MB तक पहुंच जाता है, +60 मिलीवोल्ट। तो अब पता होना चाहिए आपको, जब रेस्ट कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं कौन सा स्टेट है? पोलराइज्ड स्टेट है। जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड यानी
जो नेगेटिव पोटेंशियल था अंदर वो खत्म हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आप तो बता दो भाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बोथ बी। क्यों? तो देखो, द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो वो किस स्टेट में होता है? पोलराइज स्टेट में होता है। तो अंदर नेगेटिविटी, बाहर पॉजिटिविटी। देयर आर मोर सोडियम आयन आउटसाइड द सेल देन विद इन। यस, रेस्टिंग मेन पोटेंशियल में सोडियम बाहर होता है, पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है सोडियम अंदर आ जाता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 35, perception of sound in a mammal is by stimulating the of mechanoreceptor located in। देखो ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। मैंने कहा है कुछ स्पेशल टाइप के आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ इनर ईयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर सेल्स के ऊपर मैकेनोरेसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ ऐसे पोटासियम चैनल होते हैं जो कि मैकेनिकल सेंस को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मैकेनोरेसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है पूछा गया है। रेजनर मेम्ब्रेन के ऊपर, सैकुलस के ऊपर, सेमी सर्कुलर कैनाल के ऊपर, या ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर। काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो, रेजनर मेम्ब्रेन तो आपका प्रेशर के लिए होता है। यदि मैं आपको आपको मैं कोई प्रेशर लगाऊं, यानी आपको मैं टच करूं, या किसी भी लोग को आप ऐसा सोचो, आप अपने हाथ से ही अपने पैर को टच कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? रेजनर मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो रही है। सैकुलस की बात करूं तो सैकुलस एक ओटोलिथ होता है जो कि आपके इनर ईयर में होता है, जो कि आपके बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेमी सर्कुलर कनाल रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप घूम रहे हो, मान लीजिए आप घूम रहे हो, या आप झूले में झूल रहे हो गोल गोल करके। ठीक है, गोल गोल घूम रहे हो, बट जैसे ही झूला रुक जाता है स्टिल आप घूम ही रहे होते हैं, इससे आपको चक्कर आ जाता है। कभी आपने देखा होगा। तो ये जाता है ड्यू टू साइमिक सर्कोकेनाल, क्योंकि साइमिक सर्कोकेनाल में अभी भी फ्लूइड घूम ही रहा होता है। ये काफ़ी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो साइमिक सर्कोकेनाल और ऑर्गन ऑफ कोर्टे, ऑर्गन ऑफ कोर्टे ही वो मैं बोल रहा हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ऑर्गन ऑफ कोर्टे की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टे इनर मेम्ब्रेन का अंदर होता है, इनर ईयर में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आता, तो 36 है, प्यूपल इज डायलेटेड बाय। प्यूपल पता है आपके जो आंखों में आपको ब्लैक ब्लैक का दिखता है ना, इसको मतलब प्यूपल। एक होता है आइरिस और एक होता है पीपल। ठीक है, तो पीपल की बात की जा रही है। तो पीपल जो होता है वो डायलेट हो जाता है। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, डायलेट बोला है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स, या बोथ। तो राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने से पीपल डायलेट हो जाता है। इसको बोलता है अकोमोडेशन। लेंस भी अकोमोडेट करता है, वैसे ही पीपल भी अकोमोडेट करता है। क्वेश्चन 37, एलएच हेल्प इन। एलएच क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हेल्प करता है ओवुलेशन में। तो कहाँ है ओवुलेशन? कहाँ लिखा ओवुलेशन के बारे में? ऑप्शन बी, रिलीज ऑफ राइप ओवम। और राइप ओवम को असल में बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। ये भी बात याद रखना। हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक एक गलती है, एक गलती वो हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं एग या ओबम। असल में ओबम नहीं होता वो, असल में वो सेकेंडरी oocyte है। अभी ओबम कहाँ बन गया? ओबम तब बनेगा जब आपका स्पर्म्स फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocytes को, तब माइटोसिस का जो अरेस्ट लगा ना सेकंड फेज पर, वो सॉरी माइटोसिस नहीं, म्योसिस। म्योसिस का जो अरेस्ट लगा ना सेकंड मेटाफेज प्लेट में, वो अरेस्ट हटेगा। और अरेस्ट किसने लगाया था? अरेस्ट लगाने के लिए एक प्रोटीन आती है, ठीक है, मोस प्रोटीन, मोस प्रोटीन। उस मोस प्रोटीन ने अरेस्ट लगाया था। उस अरेस्ट को हटाता है कौन? स्पर्म्स के ऊपर प्रेजेंट एक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, एपीसी एक्टिवेट होता है, और एपीसी एक्टिवेट होकर मोस को इनहिबिट कर देता है। अगर मोस इनहिबिट हो गया तो आपका जो मेटाफेज में अरेस्ट है वो अरेस्ट हट जाएगा, और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा एग में, तब एग बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल एग में बोलना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 38, कॉलसिटोनिन विच हेल्प इन दी रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज प्रोड्यूस बाय। देखो, कोलसेटोनिन और कोलसेटोनिन एक हार्मोन होता है कोलसेटोनिन, और एक हार्मोन होता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है, दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है। कोलसेटोनिन को सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में भी अपने दो पार्ट पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है फोलिकुलर सेल्स, एक आपने पढ़ा है पैरा फोलिकुलर सेल्स।
तो जो भी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कोलसिटोनिन को, और कोलसिटोनिन करता है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। मींस जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की बढ़ जाए मात्रा, तो ये उस बढ़े हुए कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपोजिशन करवाएगा, यानी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवाएगा कोलसिटोनिन। इसका जो एंटागोनिस्ट है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, जिसको सिक्रेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड। अब जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका क्या करता है, ये उल्टा करता है, यानी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, यानी बोन से कैल्शियम बाहर निकालेगा और ब्लड में डालेगा, यानी जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड बोन से कैल्शियम को बाहर निकालेगा। आल्सो द पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट दी किडनी विच सेक्रेट द कैल्सिट्रॉल। अब कैल्सिट्रॉल क्या है, कैल्सिट्रॉल इज आल्सो कॉल्ड एज 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन डी थ्री को एक्टिवेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। विटामिन डी थ्री इज आल्सो हेल्प टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जनरल नॉलेज की बात है, आपसे भी देखा होगा या नॉर्मली आप सभी को पता होगा, जब आप धूप में बैठते हो, सन लाइट में बैठते हो, तो आपने सुना होगा हम विटामिन डी बना रहे हैं। तो कभी भी याद रखना, हम विटामिन डी थ्री बना रहे हैं, कभी ऐसा मत बोलना हम विटामिन डी ले रहे हैं। आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, मोस्टली जोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम विटामिन डी बना रहे हैं, ना कि विटामिन डी ले रहे हैं। सनलाइट कोई भी विटामिन डी हमें नहीं दे रहा है, हमारी बॉडी खुद बना रही है। अब कैसे बना रही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी डेली लाइफ में यूज होगा। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा तो झट से बोलना। ठीक है, होता क्या है, सनलाइट से आते हैं यूवीए, मोस्टली यूवी बी और यूवी सी भी आती हैं, बट यूवी बी और सी म्यूटाजेनिक होती है, कैंसर कॉजिंग होती है। म्यूटाजन एज होता है जो हमारी यूवी ए है, ये म्यूटाजेनिक नहीं है, कैंसर कॉजिंग नहीं है, बेनिफिशियल लाइट है। अब यूवी एज होती है, ये आपकी स्किन पर जैसे गिरेगी, आपके स्किन पर एक कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी स्किन की बीनीथ, आपकी जो स्किन है, स्किन के जस्ट बीनीथ एक कोलेस्ट्रॉल है जिसका नाम है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। नाम याद रहेगा, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोल कैल्सिफेरॉल के अंदर। कोल कैल्सिफेरॉल अभी बेटा अभी वो एक्टिवेट नहीं है, कोल कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी, बट वो विटामिन डी अभी एक्टिवेट नहीं है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोसेस जाना पड़ेगा डीप में। अब ये जो कोल कैल्सिफेरॉल है ये जाएगा आपके लीवर के अंदर, लीवर के अंदर ये थोड़ा सा रिड्यूस होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, बट अभी भी एक्टिवेट नहीं है। अब ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम से होते हुए किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है 125 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, आल्सो कॉल्ड एज कैल्सिट्रायोल। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। अब ये कैल्सिट्रायोल क्या करता है, अब ये है एक्टिव विटामिन डी थ्री। ठीक है, ये है अब एक्टिव विटामिन डी थ्री। अब एक्टिव विटामिन डी थ्री का रोल क्या है, तो अभी मैंने पढ़ा पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, जो कि एक्टिव विटामिन डी थ्री को क्या करता है, जो भी हमारे 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल था ना, उसको एक्टिवेट करता है 125 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल, यानी कैल्सिट्रायोल के अंदर। अब ये कैल्सिट्रायोल क्या करेगा, ये कैल्सिट्रायोल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो आपके बोन्स में जाएगा, बोन्स में जाएगा तो आप मजबूत हो गए, एक जानदार बंदे बनोगे। तब हम बोलते हैं कि विटामिन डी लो, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो मेरी बात ध्यान सुनना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, कोई आपको नहीं बताने वाला ये बात है कि विटामिन डी आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, बट आपको साथ में कैल्शियम भी खाना पड़ेगा, कैल्शियम भी आपको लेना पड़ेगा। यदि आप कैल्शियम को इनटेक ही नहीं कर रहे हो, यानी आप दूध नहीं पी रहे हो, या कोई भी हरी हरी वेजिटेबल्स आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, फास्ट फूड आप खा रहे हो, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्वेट हो जाता है। यदि आप कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो, तो जितना मर्जी आप विटामिन डी थ्री ले लो, जितनी मर्जी आप धूप में बैठे रहो, कोई फायदा नहीं होगा, आपकी बोन्स स्टिल फ्रगाइली रहेंगी, टूट जाएंगी अभी भी। तो यार ना, एक टर्म आपने पढ़ी है हॉर्लिक्स, आपने बचपन में बहुत खाया हुआ है। हॉर्लिक्स जो होता है उसमें विटामिन डी थ्री होता है, और जो दूध होता है उसमें कैल्शियम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हॉर्लिक्स को दूध में डाल के पियो, क्योंकि हॉर्लिक्स क्या कर रहा है, विटामिन डी थ्री है, कैल्शियम जो है वो हमें दूध से मिल रहा है। अब जैसे ही वो स्टमक में जाएगा, विटामिन थ्री कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ गया ब्लड में, बढ़ा हुआ कैल्शियम क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन्स में जाएगा, और बोन्स में अगर कैल्शियम मिल गया तो बोन्स मजबूत होगी। स्टिल बात खत्म, ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था आपके लिए, आई थिंक, मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 39, द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन लीड्स टू, चिल्ड्रन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए थायरोक्सिन की, थायरोक्सिन इज आल्सो कॉल्ड एज T4,
T4 की कमी, और T4 कौन सिक्रेट करता है? थायराइड। तो बच्चों में बताना है, देखो क्रेटिनिज्म, माइक्सोडीमा, टेटनी, एक्रोमेगाली। देखो एक्रोमेगाली तो आप सभी को पता होगा, ये तो आपके ग्रोथ हार्मोन की क्या है? हाइपर सिक्रेशन है, हाइपर सिक्रेशन है। टेटनी, टेटनी तो बहुत टाइप की टेटनी होती है, बट ये टेटनी यहाँ से नहीं, कोई लिंक नहीं थायरॉक्सिन से। अब बताओ क्रेटिनिज्म या माइक्सोडीमा। तो एक ट्रिक याद रखना, माइक्सोडीमा जो होता है ये है आल्सो इट इज अ डिजीज ऑफ थायरॉक्सिन, बट ये है बड़ों की। कभी भी आपने बड़े बड़े लोग देखे हैं जिनके गले बहुत सूज जाते हैं, फ्लफी मून लाइक फेस हो जाता है, इन यानी चेहरा उनका मून जैसा है, चांद जैसा चेहरा बेचारों का, गला फूला हुआ है, काफ़ी फूला हुआ है, ठीक है। मतलब इतना हो गया कि उनके गले में एडीमा हो गया, एडीमा। अब गाइटर को मत सोचना भी, गाइटर कोई मत सोचना भी, गाइटर इस अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ एडीमा। एडीमा का मतलब होता है पूरा 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 नेक, होल नेक हैज़ बिन कंप्लीटली फिल्ड विद फ्लूड, ठीक है, माइक्सिडीमा। और माइक्सिडीमा जो होता है वो बड़ों की डिजीज है। क्रिटिनिज्म जो बच्चों की डिजीज है, क्रिटिनिज्म, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन 14, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन आर रिलीज्ड बाय। ये तो वही मैं बचपन से करवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं बचपन से करवा नहीं रहा हूँ, बचपन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन द वर्थ हार्मोन, द बेसोप्रेसिन द एडीएच आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, रिलीज बाय posterior pituitary and synthesized by hypothalamus। अब बताओ posterior pituitary का दूसरा नाम क्या है? पारस डिस्टालिस, पारस इंटरमीडिया, पारस नर्वोसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पारस नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 41, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस आर। देखो पहले पता चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, तो ये मैंने आई थिंक बताया आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ग्लूकोज का बनाना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है, और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स में कुछ नाम याद रख लीजिए। पहला है लैक्टेट, दूसरा पायरुवेट, तीसरा है एलानिन, चौथा आपका हो सकता है कोई फैटी एसिड हो, एसिटिक एंजाइम हो, सॉरी फैटी एसिड नहीं हो सकता ना। एनिमल्स में फैटी एसिड कभी भी ग्लूकोज नहीं बना सकते, ये बात में याद रखना कि एनिमल्स के अंदर कभी भी फैटी एसिड्स यानी एसिटिल कोएंजाइम में कभी भी ग्लूकोज नहीं बना सकता। हाँ, प्लांट्स के अंदर बना सकता है ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल को चलाकर, ओके। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, लैक्टेट, पायरुवेट, एलानिन, इनके नाम याद रखना। तो कौन से हार्मोन प्रमोट कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? हम ग्लूकोज बना रहे हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड से। क्यों बना रहे होंगे? खुद ही सोचो क्यों बना रहे होंगे? इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है। अच्छा, ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है। ओहो, अगर देखो ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो इंसुलिन का क्या रोल है? इंसुलिन तो उल्टा करता है, इंसुलिन तो कहता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। मतलब इन ग्लूकोज तो इंसुलिन तो होगा नहीं, तो जहाँ पर भी इंसुलिन है काट दो, ए को भी एलिमिनेट कर दो, डी को भी एलिमिनेट कर दो। अब बी और सी में आंसर आपका सॉरी बी को भी उठा दो, इंसुलिन बी में भी है। राइट आंसर इज कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन। देखो जब भी आपको स्ट्रेस कंडीशन हो, यानी जब भी आप आपदा में इमरजेंसी में फंस गए हो, आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो तब क्या निकलेगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज आल्सो स्ट्रेस हार्मोन, ग्लूकागॉन आल्सो स्ट्रेस हार्मोन, ओके, एंड थायरॉक्सिन आल्सो स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। मेन स्ट्रेस हार्मोन तो एपिनेफ्रिन है, बट कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन को कभी मत बोलना, ये भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में निकलते हैं। तो राइट आंसर मिल गया ना, सी। चलिए 41 से लेकर 42 में घुसते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नीचे चाहिए था, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हो रहा है? 42 में चलना ना मैंने, ओके। क्वेश्चन 42, डीएमिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो डीएमिनेशन होता है अमाइनो ग्रुप का हट जाना, एक होता है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन से न्यू अमाइनो एसिड्स बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्सैलो एस्टेट। ऑक्सैलो एस्टेट आपका कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में अंदर, ठीक है। देखो ऑक्सैलो एस्टेट एक आप सभी को पता होगा एक कीटो एसिड है। अब इस ऑक्सैलो एसिड से बनेगा एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट बनेंगे तब हमारा ग्लूटामेट से बनेगा ग्लूटामिन, सॉरी ग्लूटामेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेट। तो अमाइनो एसिड चेंज हो रही हैं, एस्पार्टेट से कौन सा अमाइनो एसिड बन गई हमारी? ग्लूटामेट। तो इसको होता है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। बट हमने बच्चा डी एमिनेशन है, तो डी एमिनेशन जब भी होनी होती हो और यूरिक एसिड हमने बनाना है, तो एक यहाँ बहुत तगड़ा यहाँ पर एंजाइम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। अब ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ी सी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ये जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है ना, ये आपका क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है ज़ैंथिन को किसके अंदर? यूरिक एसिड के अंदर।
कई बार इस ज़ैंथन ऑक्सीडेज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में हमारा ज़ैंथिन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से आप सभी को पता होगा कि गाउट डिजीज़ होती है, GOAT, गाउट। गाउट डिजीज़ आल्सो कॉल्ड एज गठिया। इसमें क्या होता है, आपके जो बोन्स होती हैं, उनके अंदर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इट लीड टू बी ए इंक्रीज इन द यूरिक एसिड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ज़ैंथन ऑक्सीडेज की मात्रा बढ़ चुकी है। इसको इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग दिया जाता है, जिसका नाम है एलोपेरानॉल। एलोपेरानॉल क्या करता है, एक एक सुसाइडल इनहिबिटर है। और सुसाइडल इनहिबिटर आपने पढ़े होंगे। एलोपेरानॉल क्या करता है, इस ज़ैंथन ऑक्सीडेज एंजाइम के का सबस्ट्रेट है, जिसका नाम है ज़ैंथिन, उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है, सुसाइडल इनहिबिटर बोल सकते हैं। ओके, जहां पर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के साथ ज़ैंथिन ने बाइंड होना था, वहां पर एलोपेरानॉल बाइंड हो रहा है और उल्टा प्रोडक्ट पे बना रहा है, जिसका नाम होगा ऑक्सीपेरानॉल। और ऑक्सीपेरानॉल क्या करेगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा, फिर काम नहीं करने देगा उसको। तो ये ड्रग दी जाता है जिनको भी यूरिक एसिड वाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रैब साइकिल? क्रैब साइकिल का फर्स्ट स्टेप पूछा गया है। देखो, क्रैब साइकिल का पूछा है, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज, देखो, क्रैब साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही लिंकेज स्टेप खत्म हुआ, लिंकेज स्टेप कौन सा था, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, इसको बोलते हैं लिंकेज स्टेप। जैसे लिंकेज स्टेप खत्म हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। Acetyl coenzyme is 2 carbon compound. Oxaloacetate is 4 carbon compound to make the 6 carbon compound called as citric acid. This citric acid is formed by the mainly enzyme called as citrate synthase. कौन सा एंजाइम है, citrate synthase. Option A is the right answer. Question 44. Reaction of the urea cycle take place in the liver cell in. यूरिया साइकिल देखो कहाँ कहाँ चलती है, तो यूरिया साइकिल स्पीक होता होगा माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोसोल, दोनों के अंदर हमारी यूरिया साइकिल चलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरिया साइकिल का ओवरव्यू दे दूं थोड़ा सा, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन होता है अमोनिया CO2 के साथ मिलकर आपका यूरिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टेप चलता है। उसके बाद साइटोसोल के अंदर आपका आर्जिन सक्सिनेट, आर्जिनिन, फ्यूमिनेट निकलता है बाहर, वो वाले स्टेप होते हैं, आपने पढ़ी होगी यूरिया साइकिल। क्वेश्चन 45, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन। इधर बोलेगी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड्स डिपेंड अपॉन, काफी इजी है। मेल होगा फीमेल होगा, ये डिपेंड करेगा स्पर्म्स के ऊपर। क्योंकि देखो, असल में ये बात है कि लड़की से यानी मदर से तो ओनली क्या होगा, लड़की ही होगी, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि लड़की डोनेट भी क्या कर सकती है, ओनली एक्स क्रोमोसोम है, क्या एक्स क्रोमोसोम दे भी क्या सकते बेचारी। बट मेल, मेल के पास एक्स भी है एज वेल एज वाई भी है। मतलब मेल जो होगा, लड़का जो होगा, वो लड़की पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है लड़के के ऊपर। तो ये बात में याद रखना कि मदर्स को यानी लड़की को कोसा जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, बट इट इज़ द मेन रीज़न क्या है, लड़के में प्रॉब्लम है। लड़का ही बाय क्रोमोसोम देगा, लड़की नहीं देगी, ठीक है। तो जितनी भी आज दिन तक आप गलतियां होती हैं, या एक हम बोल सकते हैं, मतलब क्या है बोलूँ मैं, ठीक है, एक प्रथा जैसी है कि लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा, तो गलती लड़की की नहीं है, लड़की गलती है तो लड़के में है, ठीक है। क्योंकि बाई क्रोमोसोम वही देगा, उसका बाई क्रोमोसोम ही कमज़ोर है, फर्टाइलेबल नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा है जहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। एनर्जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी लो इसके अंदर, स्पर्म काउंट कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन 46, द फॉलोइंग मेंडल्स लॉ F2 progeny show the phenotypic ratio of 27,999,3331 in the cross called। खुद ही सोच रहे इतनी बड़ी क्रॉस हो रही है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलिए, एलिमिनेट करता जाना है। डाई हाइब्रिड भी आपको नहीं लग रही, कौन डाई हाइब्रिड की रेशियो कहती है, डाई हाइब्रिड की रेशियो आती है 9:3:3:1। वो भी कौन सी, फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो इसकी भी थोड़ी बड़ी होती है, बट इतनी बड़ी भी नहीं होती जितनी ये लिखी है। तो ये आती है आपकी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, आप क्रॉस करवा के भी देख सकते हो, क्रॉस करवा दो। मोनो हाइब्रिड रेशो मल्टीप्लाई मोनो हाइब्रिड रेशो मल्टीप्लाई मोनो हाइब्रिड रेशो, 3 बार मोनो हाइब्रिड रेशो को क्रॉस करवा लो, आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा करो कि डाई हाइब्रिड रेशो को एक बार गुना कर दो मोनो हाइब्रिड रेशो से, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मोनो हाइब्रिड रेशो को 9:3:3:1, तो गुना कर दो उसको किसके साथ, 3:1 के साथ, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या कहा कि जो आपकी डाई हाइब्रिड रेशो होती है वो क्या होती है 9:3:3:1, गुना कर दो उसको मोनो हाइब्रिड रेशो 3:1 के साथ। अब पहले क्या 9 होते हैं 27, आगे पहले प्लस 27, मतलब समझाओ कि ट्राई हाइब्रिड रेशो है। क्वेश्चन 47, fetal sex can be determined by examining the cells from amniotic fluid while looking for। ओहो, बहुत तगड़ी टेक्निक लिख दी है, अमाइनो सेंटोसिस। ये अभी बैन है इंडिया में, इंडिया में बैन है टेक्नोलॉजी,
इंडिया में काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है ये। तो असल में हम किसको देखते हैं? अमेनिटिक फ्लूइड को लेके किसको देखते हैं कि हमें पता चल जाए कि मेल है या फीमेल है? तो हम बारकोड डे को देखते हैं। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बारकोड डे। तो असल में अम्यूनिटिक फ्लूइड को लेके हम बार बॉडीज़ को देखते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमने एमेनियोसेंटोसिस किया है और हमें बार बॉडी दिख रही है, इसका मतलब वो क्या होगी? फीमेल होगी। और अगर बार बॉडी नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो क्या है? मेल है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? बार बॉडी मेल फीमेल में ही बनेगी, क्योंकि बार बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, वहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू डोजेज कंपनसेशन। मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी बनेगी नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? इनमें से कौन सी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? देखो पहले लिखा परनीसिस एनीमिया, इट इज ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कि खत्म हो जाता है पैराइटल सेल्स से। देखो आपसे को बताऊंगा, पैराइटल सेल्स, आसोकार्डियस, ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि एसिल को भी सिक्रेट करते हैं, उनके अंदर अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपका इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा। और इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परनीसिस एनीमिया। तो ये सेक्स लिंक्ड तो है नहीं, ये तो डेफिशिएंसी है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो क्रिटिनिज्म इज आल्सो ए हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज, ऊपर पढ़ा मैंने, थायरॉक्सिन। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, देखो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू विटामिन ए, और कलर ब्लाइंडनेस इज द डिजीज ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। 48 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन 49, ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस मीन्स। देखो ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन दो टाइप की म्यूटेशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन टू प्यूरिन, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन। यानी अगर एडेनिन, मतलब आप समझो, आप कहीं पर डीएनए म्यूटेशन हुई है, आपका एडेनिन चेंज हो गया किसके अंदर? ग्वाइनिन के अंदर। या ग्वाइनिन चेंज हो गया एडेनिन के अंदर, या तो थाइमिन चेंज हो गया साइटोसिन के अंदर, या साइटोसिन चेंज हो गया थाइमिन के अंदर। यानी प्यूरिन चेंज इनटू प्यूरिन एंड पायरिमिडिन चेंज इनटू पायरिमिडिन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। बट यहाँ पर लिखा है ट्रांसवर्जन, और ट्रांसवर्जन को तो उल्टा, मतलब प्यूरिन चेंज इनटू पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन चेंज इनटू प्यूरिन। यानी एडेनिन चेंज इनटू क्या? एडेनिन चेंज इनटू साइटोसिन, या एडेनिन चेंज इनटू थाइमिन। ग्वाइनिन चेंज इनटू साइटोसिन, या ग्वाइनिन चेंज इनटू थाइमिन। इसमें टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और ट्रांजिशन में 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो पढ़िए, एडेनिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्वाइनिन, नहीं ये तो हो गया प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन, ये तो प्यूरिन चेंज टू प्यूरिन, ये तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन है। थाइमिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइटोसिन, ये भी पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन चेंज टू पायरिमिडिन, ये भी नहीं होगा, ये भी ट्रांजिशन है। प्यूरिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय पायरिमिडिन, यस, प्यूरिन चेंज इनटू पायरिमिडिन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इन 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, मेल हनी बीज हैव। तो आप सभी को पता होगा मेल हनी बी क्या होता है? मेल हनी बी आपका हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो बढ़ता है पार्थेनोजेनेसिस से। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे बताऊंगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम। टाइम लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर भी क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 51, क्रोमोसोमल नंबर इन अर्डवर्ड सिंड्रोम आर। देखो अर्डवर्ड सिंड्रोम में आपका एक एडिशन हो जाता है सिंगल क्रोमोसोम का। तो किस में होता है पूछा गया है? 21 में, 18 में, 13 में, 15 में। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अर्डवर्ड सिंड्रोम केस में देखो 18th क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 21 में आप सभी को बताओगे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइजोमी, डाउन सिंड्रोम। 13 में होता है पटाओ सिंड्रोम, पटाओ। और 18 पर होता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंस टुगेदर। तो मैंने पहले बताया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा अच्छे से, कोई भी नहीं है, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेजेस, डीएनए लाइगेजेस, नॉट डीएनए टॉपोइसोमेरेजेस, डीएनए लाइगेजेस। क्वेश्चन 53, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन। देखो डार्विन की थ्योरी किसके बेस पर थी? modifications in the organ through use and disuse। देखो use and disuse is a concept given by Lamarck, in option A has been eliminated। prodigality of reproduction, struggle for existence and survival of fittest, काफी हद तक ठीक लग रहा है। inheritance of acquired character also given by Lamarck। appearance of certain large variations, their inheritance and survival for those having these variations। नो 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 नो, वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट कभी भी डार्विन ने नहीं दिया है, वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उसको पता नहीं था वेरिएशंस कहाँ से आ रही हैं, म्यूटेशन का कुछ पता नहीं था उसको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। क्वेश्चन 54, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इलिस्ट्रेट द फिनोमिनन ऑफ। देखो मैंने पहले आपको समझाया हुआ है,
बहुत डिटेल में आपको करवाया है मैंने, पुरानी वीडियो नहीं देखे तो बेस्ट कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म होता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि किसी एक को फेवर करना इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। कभी भी किसी एक को फेवर की जाए उसको बोलता है डायरेक्शन सिलेक्शन। यानी देखो, जब भी आपकी वो विस्टिया वेटलुरिया और बिस्टिलिरिया इम्पैक्टा, एक था आपकी ब्लैक कलर की पेपर्ड मोथ और एक आपका वाइट कलर का पेपर्ड मोथ है। बिफोर द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आपका जो वाइट वाला पेपर्ड मोथ है उसको फेवर मिल जा रहा था, पर जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हो ब्लैक वाले को फेवर मिलना पड़ा, कॉलेज किसी एक को फेवर मिले, कॉलेज डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर, ओ रुक जाओ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इंस्ट्रूमेंट कंसीलिंग कलरेशन। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर वैसे तो देखो ना, असल में मेन कॉन्सेप्ट तो आपका डायरेक्शन सिलेक्शन का लगता है, बट यहाँ पर कंसीलिंग कलरेशन भी गलत नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 55, द टाइप ऑफ द फॉसिल वेयर द हार्ड पार्ट लाइक बोन और ट्रंक ऑफ द ट्री आर प्रिजर्व्ड आर नोन एज। काफी इजी क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 56, द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट टूथड वर्ड टुक प्लेस इन। आर्चिपिटेक्स की बात की जा रही है, कब आया था आर्चिपिटेक्स? तो आर्चिपिटेक्स आया था आपका जुरासिक पीरियड के अंदर। क्वेश्चन 57, टू स्पीसीज आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीसीज इफ दे आर। यार रखना, एक ट्रिक बता दूं मैं इसमें, बता ही देता हूँ। दो टाइप के स्पीसीज होते हैं, एक होते हैं सब स्पीसीज, एक होते हैं सिबलिंग स्पीसीज। देखो सिबलिंग स्पीसीज के बाद में एक ट्रिक याद रखना कि कभी भी आपस में ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिबलिंग्स हैं। ये मैंने ट्रिक बनाई है, मेरी अपनी ट्रिक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह पर ये बेनिफिशियल रहेगी। आई थिंक इस ट्रिक से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है। सिबलिंग स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाई हुई है, क्योंकि वो आपस में सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब सिस्टर ब्रदर है, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस लाइन से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, देखो मोर्फोलॉजिकल तो मैंने आपको समझाया नहीं, मैंने समझाया कि वो सेक्स नहीं कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट इंटरब्रीडिंग बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। हाँ, तो देखो ऑप्शन बी आपको थोड़ा लग रहा है ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट बताई उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ऑप्शन डी भी लग रहा है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो गया आपके एलिमिनेट। अब देखिए मैंने क्या कहा है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, वो आपस में कभी भी इंटरब्रीड कभी भी सेक्स नहीं करेंगे। हाँ, देखने में अलग है वो, अब देखो सिस्टर हो गए ब्रदर हो गए, देखने में तो वो अलग ही हैं, हाँ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं आपस में, बट देखने में तो अलग है ना। तो मोर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। बट ये किसकी बात की जा रही है, सब स्पीसीज की। सिबलिंग स्पीसीज बताता हूँ तुझे क्या होता, आप क्या होता है सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। इस स्टेटमेंट को याद रखना, आपको हमेशा रखना अपोजिट होगा, यानी देखने में तो सेम सेम है बट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपस में है बहन भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question 58, macro evolutions operates above the species levels and results in the establishment of। तो मुझे तो मोस्टली सारे ऑप्शन ठीक ही लग रहे हैं। अबव द स्पीसीज लेवल जो भी हो रहा हो उसको मैक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं, जिससे न्यू जनर बन सकता है, न्यू फैमिली बन सकती है, न्यू ऑर्डर बन सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 59, इवोल्यूशन ऑफ द डार्विन फिंचेस एज एन एग्जांपल ऑफ। ये तो भाई कितनी बार मैंने बोल चुका हूँ, एडेप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, मैंने आपको समझाया एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज अ स्पेसिएशन विच अकर ड्यू टू द जियोग्राफिकल बैरियर। और जो डार्विन ने स्टडी की थी गैलापागोस आइलैंड में भी, उसमें भी जियोग्राफिकल बैरियर आ चुका था, क्योंकि एक मेन लैंड से छोटे 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 9 टुकड़े हो चुके थे, बीच में समुद्र आ चुका था, पानी आ चुका था, तो वहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर आया था, यस आया था। क्या एडेप्टिव रेडिएशन थी? यस एडेप्टिव रेडिएशन थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द टर्म स्पेसिएशन वाज कॉइन्ड बाय। हम स्पेसिएशन के बारे में पढ़ते रहते हैं, नई स्पीसीज बन रही है, नए स्पीसीज बन रही है, ये कॉन्सेप्ट दिए किसने था? मेयर ने, अल्फ्रेड वैलेंस ने, लीनियस ने, माल्थस ने। तो टर्म स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के टर्म नहीं 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 नहीं, स्पेसिएशन की टर्म इसमें किसी ने नहीं दी थी। आप एक क्रॉस चेक कर लेना गूगल में, अब जहाँ तक मुझे याद है डोवेंस्काई ने दिया था, डोवेंस्काई ने। कोई और भी हो सकता है, जॉन रे भी हो सकता है,
देखो दो ही होंगे, या तो जॉन रे या तो डोबिन्स्की। पक्का चेक कर लेना स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। देखो अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया है, अर्नेस्ट मेयर ने। उन्होंने स्पेसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला था। ये जो बैलेंस थे, बैलेंस इन्होंने डार्विन के साथ काम करके एक बैलेंस लाइन खींची थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया और उस तरफ हमारे क्या था, ओरेंटल 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 में हम आज लोग उस टाइम ओरेंटल हुआ करता था। ओरेंटल और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक लाइन खींची थी, वो बहुत ग्रेट काम किया था इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के साथ, डार्विन के साथ मिलकर। लीनियस लीनियस तो आप सभी जानते हुए, इन्होंने तो बाइनोमियल वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। माल्थस माल्थस ने कहा था कि जो आपकी ह्यूमन की पॉपुलेशन हो रही है वो जियोमेट्रिकल फैशंस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट आपका जो खाना खूना है वो अर्थमेटिक मीन में बढ़ रहा है, यानी खाना खाने वाले एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे बढ़ रहा है, बट जनसंख्या 2 4 8 10 12 14 ऐसे बढ़ रही है, जियोमेट्रिकल फैशन में बढ़ रही है, माल्थस ने बोला था। बट स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे याद है जॉन रे ने दिया है, ये डोबिन्स्की ने दिया है, देख लेना किसने दिया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।